अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी फ़िज़िक्स की बुक का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ फ्लूइड डायनामिक्स। चैप्टर नंबर 5 हम अभी नहीं कर रहे क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कुछ रूल्स समझाने, तो वो मैं लाइव आप लोगों को समझाऊंगी। या अभी हम ये थोड़ा सा निस्बतन छोटा चैप्टर है तो हम इसको कवर अप कर लेते हैं और चैप्टर नंबर 5 को हम इसके बाद कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर फ्लूइड डायनामिक्स से स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो पहला टॉपिक है आपका दैट इज़ विस्कस ड्रैग्स एंड स्टोक्स लॉ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लूइड्स क्या होते हैं, विस्कस चीज़ें क्या होती हैं, विस्कोसिटी क्या होती है, उसके बाद हम देखते हैं कि फर्दर इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें। बच्चों फ्लूइड्स की अगर हम बात करें तो जनरली फ्लूइड्स वो चीज़ें होती हैं जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसे हम बात करें, हम पानी का कहते हैं कि पानी फ्लूइड की एक टाइप है, दूध हो गया वो फ्लूइड की टाइप है, कोल्ड ड्रिंक्स है वो फ्लूइड की टाइप है, फ्लो कर रही हैं, जो इजीली फ्लो कर रही हैं, उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। दीज क्वांटिटीज़ आर नोन एज फ्लूइड्स। सिमिलरली एयर है, हवा है, गैसेज है, उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। तो सारी की सारी वो चीज़ें जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, दीज आर कंसिडर्ड अंडर फ्लूइड्स। अब अगर हम बात करें कि अब जो फ्लूइड्स हैं वो फ्लो भी करते हैं, तो कुछ फ्लूइड्स हैं वो जल्दी फ्लो करते हैं, कुछ फ्लूइड्स हैं वो कम फ्लो करते हैं। तो वो जो सारा फिनोमिना होता है वो होता है किसकी वजह से? विस्कोसिटी की वजह से। जैसे सॉलिड्स है बच्चों, सॉलिड्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं, हर एटम की लेयर है, एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है, डिफरेंट लेयर्स हैं। तो सॉलिड्स के अंदर जब कोई फोर्स प्रेजेंट होती है जो रिटार्ड करती है उसके मोशन को, या डिफरेंट लेयर्स के दरमियान में जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अगर 9th क्लास का आप लोगों को याद हो, वहाँ पे फ्रिक्शन वाला टॉपिक आपने पढ़ा था, तो उसमें यही है कि वो जब एक लेयर एटम्स की दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करेगी तो वो जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो, या उसको हम क्या कहते हैं? वो फ्रिक्शनल फोर्स है। सिमिलरली फ्लूइड्स के केस में जो लेयर्स होती हैं वो लेयर्स जब एक दूसरे के ऊपर पास ऑन करती हैं तो उस टाइम पे भी कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो फ्रिक्शनल इफेक्ट, वो फ्रिक्शनल इफेक्ट जो फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज इट्स विस्कोसिटी। जो फ्रिक्शनल इफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फ्लूइड्स के अंदर, हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट हो, हमारे पानी के अंदर हूँ, या हमारे किसी भी लिक्विड के अंदर हूँ, या हमारी किसी भी गैसेस के अंदर हूँ, उनको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी, अब वही बात कि कुछ हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ फ्लूइड्स हैं वो जल्दी फ्लो करते हैं, कुछ थोड़ा लेट फ्लो करते हैं। जैसे पानी की एग्जांपल लें और शहद की एग्जांपल लें, तो पानी हमारा जल्दी बहना शुरू हो जाता है और जो शहद है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप वाइज गिरता है, और इस वजह से हम उसको कहते हैं कि हमारा जो हनी है, हनी हमारा मोर विस्कस है, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और पानी का जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो बहुत कम है। अब जिस चीज़ का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगा वो बहुत आराम से, बहुत टाइम लेके फ़्लो करेगा, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत कम होगा वो क्या करेगा? बहुत जल्दी से फ़्लो करना शुरू कर देगा। अब आप एक जार में से पानी को गिराओ और दूसरे जार में से आप शहद को गिराओ, तो जब तक आपका पूरा पानी बह चुका होगा तब तक हो सकता है कि शहद आपके जार के ओपनिंग तक भी ना आया हो। इट मीन्स कि जो जार है, आप जो शहद है वो ज़्यादा विस्कस है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के टेबल आपको दिया हुआ है, टेबल नंबर पेज नंबर 128 पे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन का टेबल बना हुआ है बिल्कुल साइड पे, वहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ों के, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटीज गिवन है। हो सकता है इनमें से कोई एमसीक्यूज़ के लिए आ जाए, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए गिवन है। तो हमने बात किया कि जिन चीज़ों का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा विस्कस होंगी, और जिनका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगा वो कम विस्कस होंगे। अब इसी में आगे है आपके पास ड्रैग फोर्स। बच्चों ये तो हमें पता है कि एक चीज़ अगर मोशन में है तो उसके ऊपर एक्सटर्नली या इंटरनली कोई ऐसी फोर्स लग रही होगी जो उसके मोशन को रेजिस्ट करे या उसके अगेंस्ट लग रही होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हो और अपना हाथ आप गाड़ी से बाहर निकालो, आपकी बुक में ये एक एग्जांपल दी हुई है, तो उस केस में आप क्या फील करते हो कि जैसे जैसे हवा पड़ती है, आपकी गाड़ी मूव करना शुरू होती है, हवा का प्रेशर होता है पूरा आपके हाथ के साथ, पूरे प्रेशर के साथ आके टकराती है, और एज अ रिज़ल्ट आपका हाथ थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ता है।
वो जो रिटार्डिंग फोर्स है जो आपके हाथ के ऊपर लग रही है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो फोर्स आपके हाथ पे लग रही है, दैट फोर्स इज नोन एज ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स वो फोर्स होती है जो एक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है जब वो किसी फ्लूइड में से मूव करता है। अभी भी हमने बात की कि गैसेस भी फ्लूइड्स में आती हैं, तो अभी जैसे जैसे आपका हाथ पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है या उसके ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज नोन एज ड्रैग फोर्स। अब ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड इंक्रीज करती जा रही है वैसे वैसे आपका हाथ ज़्यादा झटका खा के पीछे की तरफ जा रहा है, वो ज़्यादा बड़ा जर्क फील कर रहा है। तो वो किस वजह से कर रहे हैं, या वो जो फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मोल्ड करके लिख दी है। द रिटार्डिंग फोर्स दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस व्हाइल मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, इट इंक्रीजेस एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। जो फोर्स आपके ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं जैसे जैसे वो फ्लूइड में से मूव कर रहे हैं, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। और ये इंक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज करती जाएगी। अब स्टोक्स लॉ की अगर हम बात करें तो बच्चों, स्टोक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये कैलकुलेट किया था कि अगर कोई स्फीयर हो, मतलब कोई बॉल हो, कोई स्फीयर हो, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, वो अगर किसी फ्लूइड में से पास करे तो उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू, उसका रिलेशन क्या बनेगा। कुछ डेरिवेशन की, कुछ कैलकुलेशन की उन्होंने, तो उनके पास ये फाइनल रिलेशन आया, दैट इज F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ बच्चों, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेटर ईटा। इसको ईटा बोलते हैं, मैंने पहले भी क्लास में भी आप लोगों को ये बात बताई थी। ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है दैट इज नोन एज ईटा। अब ये जो रिलेशन है ये कहाँ से आई, ये स्टोक्स लॉ था, स्टोक्स लॉ है। स्टोक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की और उन्होंने देखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड में से पास कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो भी फोर्स है वो बॉडी के उसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी बॉडी विस्कस होगी, जितनी बॉडी ज़्यादा विस्कस होगी, उतनी ही उसके ऊपर ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी। जितना बॉडी का साइज बड़ा होगा, यानी ये आर, अब ये आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी बॉडी का साइज, वो जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका साइज, कैसे, उसका रेडियस है। तो मीन्स कि जितना उसका रेडियस बड़ा होगा डेफिनेटली वो स्फीयर उतना बड़ा होगा। तो जितना बॉडी का साइज बड़ा होगा उतनी ही ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी, और जितनी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगेगी। इट मीन्स कि आपकी जो ड्रैग फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक डिपेंड कर रही है तीन फैक्टर्स के ऊपर। एक डिपेंड कर रही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर, एक डिपेंड कर रही है रेडियस के ऊपर या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, और तीसरी वो डिपेंड कर रही है उसकी वेलोसिटी के ऊपर। अब इसमें फोर्स क्या है, फोर्स हमारी विस्कस ड्रैग फोर्स है, 6 पाई हमारे पास एक कांस्टेंट है, ईटा हमारे पास विस्कोसिटी है, आर हमारे पास रेडियस है, और वी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ स्फीयर है। ये रिलेशन में जो चीज़ें यूज़ हुई हैं ये मैंने यहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। तो स्टोक्स ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे बॉडी का साइज इंक्रीज होता जाएगा उसकी मूव करने की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, और उसका जो जिस फ्लूइड में वो मूव कर रही है अगर उस फ्लूइड की विस्कोसिटी इंक्रीज करती जाएगी तो इन तीन फैक्टर्स की बिना पे आपकी जो फोर्स है ड्रैग फोर्स, उसकी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करती जाएगी। अब बच्चों होता क्या है कि कोई भी बॉडी है वो जैसे ही मूव करती है फ्लूइड के ऊपर तो उसका जो फोर्स है वो एक्ट करता है डाउनवर्ड, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स उसका एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और एज अ रिजल्ट उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगती है वो लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि वो उसको वहीं पे, ड्रैग फोर्स का बेसिकली मतलब क्या है कि वो उसको रोक रही है, उसको ड्रैग कर रही है, पीछे की तरफ धकेल रही है। तो डेफिनेटली जब आपका स्फीयर नीचे मूव करेगा तो जो ड्रैग फोर्स लगेगी वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो इस डायग्राम में हमें क्या पता चल रहा है कि वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग डाउनवर्ड वाइल द ड्रैग फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड। बॉडी का वेट, जितना बॉडी का वेट होगा उतनी ही उसके ऊपर या करस्पॉन्डिंगली उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगती जाएगी। बच्चों नेक्स्ट है आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी भी बिल्कुल इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड है। इसमें क्या है आपके पास कि हम लोगों को फॉग क्यों नज़र आती है, धुंध क्यों नज़र आती है, उसमें होता ये है बच्चों कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आपकी एयर के अंदर सस्पेंड हुए हुए होते हैं, जिस वजह से हम कहते हैं कि हमें फॉग नज़र आ रही है। अब वो सस्पेंड क्यों हुए हुए होते हैं, होता ये है कि जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं वो गिर रहे हैं ज़मीन की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड, वो तो ड्यू टू द ग्रेविटी डाउनवर्ड गिर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ड्रैग फोर्स लग रही है वर्टिकली अपवर्ड। तो जैसे जैसे आपकी ड्रैग फोर्स और जो आपकी ड्रॉपलेट्स के
ऊपर लगने वाला जो ड्रॉपलेट और जो वेट है वो दोनों किसके इक्वल होंगे, एक नेट वेट के, नेट फोर्स के इक्वल होंगे। मींस के कोई ना कोई एक ऐसी नेट फोर्स लग रही होगी जो ड्रॉपलेट के वेट में से माइनस हो गई। तो आपके पास क्या होगा कि जब वो ड्रैग फोर्स की वैल्यू आपके उस वेट के इक्वल हो जाएगी, दोनों की दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो जो नेट फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो। तो आपकी वो बॉडी क्या करेगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी। उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, जब भी आपकी कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, कोई भी बॉडी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसी बंदे को कंसीडर कर लो, तो इसमें क्या है कि इसका वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द ग्रेविटी, लेकिन इसके ऊपर ड्रैग फोर्स क्या लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही होगी, अगर तो ये वाला वेट और ये ड्रैग फोर्स आपस में हो गई दोनों इक्वल, तो इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही होगी, जो F इज इक्वल टू एम में लग रही होगी, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स किसके इक्वल है, वेट ऑफ द बॉडी माइनस ड्रैग फोर्स। तो उस केस में अगर ये दोनों हो गए इक्वल, तो आपकी बॉडी मूव करेगी एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरेगी, दैट इज नोन एज इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। अब अगर बच्चों हम इस टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड करें, हम कंसीडर करें कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज हम इसी की बात कर लेते हैं, हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वो नीचे ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने क्या रिलेशन लिखा कि अगर तो जो नेट फोर्स है वो इक्वल टू हो जाए वेट और ड्रैग फोर्स की, ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो जाए, तो नेट फोर्स कितनी लग रही है, ज़ीरो लग रही है। नेट फोर्स का मैंने रिलेशन लिखा F इज इक्वल टू एम में, वेट कितना होता है आपको पता है, दैट इज इक्वल टू एम जी, और ड्रैग फोर्स की क्या वैल्यू है, अभी हमने फाइंड की थी स्टोक्स लॉ से, 6 पाई ईटा आर वी। अब ये v के सबस्क्रिप्ट में मैंने छोटू सा t लिखा है, दैट रिप्रेजेंट्स टर्मिनल वेलोसिटी। अगर हम बात करें ना कि हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है और हमारा वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो गए, तो उस केस में जो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू होगी ना, दैट विल बी टर्मिनल वेलोसिटी, और हमने फाइंड भी अभी यही वेलोसिटी करनी है। अब हमने क्या बात की कि हमारा नेट फोर्स किसके इक्वल आ गई, ज़ीरो। तो हमारे पास इक्वेशन में क्या बचा, एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी। फाइंड हमने क्या करना है बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी। तो अपनी इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। एम जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी, ये मेरे पास माइनस हो रहा था, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, तो मेरे पास ये दोनों पॉजिटिव साइन के आगे। यहाँ से वी टी अगर मैंने निकालना है, तो ये सारी एक्स्ट्रा टर्म्स जाके इधर डिवाइड हो जाएंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा इंटू आर। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम बात कर रहे हैं किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की, जैसे हमने कहा था कि स्टोक्स लॉ हमारा किसके लिए था, स्टोक्स ने कैलकुलेशन किसके लिए की थी, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की। तो अगर हमारे पास जो स्फेयर है उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा और उसकी कोई ना कोई डेंसिटी भी होगी। डेंसिटी हमारे पास स्फेयर की किसके इक्वल होती है बच्चे, रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई वी, और मैस अब मैं इसमें m क्या है आपके पास, मैस ऑफ द स्फेयर, और v आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, ये v कैपिटल है। तो यहाँ से मैस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, रो इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी हमें पता है कि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। आप जब सॉल्व करोगे तो बच्चों डेंसिटी को ऊपर लिख देना और वॉल्यूम को नीचे लिख देना, ये थोड़ा सा ताकि रीअरेंज हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में बच्चों हमने अपना मैस की वैल्यू डालनी है और फिर वॉल्यूम में हम अपने ये वाली वैल्यू डालेंगे। तो अब ये वैल्यूज हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी जो ये थी एम जी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा इंटू आर, वो किसके इक्वल आ जाएगी, रो वी इंटू जी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर। अब हम यहाँ पे अपनी वॉल्यूम की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो इंटू 4 पाई आर क्यूब जी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर इंटू 3। अब ये r और एक r यहाँ से कट जाएगा तो मेरे पास r स्क्वायर बच जाएगा, ये 6 और ये 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी मेरे पास जो बचेगा ये पाई और पाई भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या रिलेशन बचेगा, 2 रो इंटू आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 9 ईटा। टर्मिनल वेलोसिटी का बच्चों मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा। ये छोटी सी इसकी डेरिवेशन है, ये आपने कर लेनी है। इसके बाद बच्चे आपका होम टास्क क्या आता है, आपने इन 2 टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है एज इट इज़, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल यही डिटो छापा मार के मुझे नहीं दे देना। बराए मेहरबानी बुक खोल के भी थोड़ा सा पढ़ लिया करें, थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू कर दें आप लोग अपना। डेफिनेशंस मैंने थोड़ी सी प्रिसाइज करके और थोड़ी सी इनके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स करके मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया आप लोगों की आसानी के लिए। बाकी आप लोग इन दोनों टॉपिक्स को बुक से पढ़ें, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं।
और इनके नोट्स आप प्रिपेयर करें। उसके बाद आपने एग्जांपल नंबर 6.1 सॉल्व करनी है, इसी के साथ ही आपके डिटर्मिनल वेलोसिटी के साथ ही आपकी सॉल्व हो जाएगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.1 बिल्कुल टर्मिनल वेलोसिटी वाला यही रिलेशन आप लगाओगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6.1, 6.2 और 6.3, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमारे आज के लेक्चर में मैंने एम्फेसाइज करके कुछ चीज़ें बताई हैं, वो इन्हीं तीनों क्वेश्चंस का आंसर है। तो ये क्वेश्चंस, ये न्यूमेरिकल और ये सॉल्व एग्जाम्पल आपने कल 3 बजे से पहले लिख के मुझे सबमिट करवानी है। बच्चों कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आपने मुझसे ज़रूर पूछना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।